नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, सीजी हिस्ट्री की क्लासेस डेली सुबह आ रही हैं आप लोगों के लिए। और ये जो हिस्ट्री की क्लास है, छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास वॉल्यूम 3 का सारांश है, जिसे लिखा है डॉक्टर एस डी चौबे और नीलेश सर ने, है ना। तो आइए जानते हैं आज के क्लास में क्या है खास। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अध्याय 6, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश, है ना। दोस्तों, जहाँ तक हम इतिहास की बात करते हैं तो सबसे ऊपर एक बॉस होता है और बॉस के नीचे भी एक छोटा बॉस होता है, जो अपने क्षेत्र का, कहना चाहिए, संचालन करता है, प्रतिनिधित्व करता है, राजनीति करता है ना। किसी क्षेत्र में स्थित एक कहना चाहिए कि बाहुबली कहें या ताकतवर कहें या समृद्ध कहें, है ना, वो उस क्षेत्र का शासक प्रशासक होता है। तो जैसे केंद्र में भाजपा का शासन है और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा का शासन है, तो केंद्र एक बृहद रूप में हो गया और छत्तीसगढ़ उसका छोटा रूप हो गया। उसी प्रकार से केंद्र में जैसे गुप्त वंश देखा आप लोगों ने, मौर्य वंश देखा, तो उसी समकालीन जो है क्षेत्रीय वंश जो है छत्तीसगढ़ में समकालीन अपना शासन चला रहे थे, जो बड़े वंशों के साथ अधीन रहकर अपना शासन प्रशासन चला रहे थे। तो इन्हीं वंशों के बारे में, इन्हीं क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, है ना। आइए समझते हैं कौन कौन से क्षेत्रीय राजवंश है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, जिनसे छत्तीसगढ़ के हमें ऐतिहासिक कहना चाहिए कि हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी मिलती है ना। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमें मैप ले लेते हैं छत्तीसगढ़ का। जब तक मैप से स्पष्ट नहीं होगा, ये मैप आप लोगों को मैंने ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है। ये मैप आप लोग, इसको मैं डॉट के रूप में भी दिया है ताकि आप डॉट कनेक्ट करके इसको पढ़ सकते हैं, है ना। मतलब यदि आपको मैप बनाने में कठिनाई आती है तो आप डॉट कनेक्ट करके पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले देखते हैं, जगह देखेंगे कौन कौन सा राजवंश मिला है, ये देखेंगे, है ना। अलग अलग कलर्स का प्रयोग करेंगे ताकि दिमाग को ये अलर्ट करे और जल्दी याद हो, है ना। सबसे पहले देखते हैं सारंगढ़ और संबलपुर, है ना। यहां से किसके साक्ष्य मिले हैं? यहां से सरबपुरी वंश के साक्ष्य मिले। सरबपुरी वंश, ओके। आगे बढ़ते हैं। सरबपुरी वंश जो है 5वीं शताब्दी का वंश है। राजधानी इसकी सरबपुर है। सरबपुर मतलब सरबपुर थी, संबलपुर थी और सारंगढ़ थी, है ना। इसके बाद पाली। पाली देखते हैं, पाली में किसका शासन था? पाली में दोस्तों बाढ़ वंश का शासन था। बाढ़ वंश कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी में, ठीक है। राजधानी क्या थी इनकी? पाली ही थी, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कवर्धा। कवर्धा जहां नाम लिया जाए तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। यहां से कौन सा वंश बिलोंग करता है? फड़ी नाग वंश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात जो है आरंग। आरंग से देखते हैं कौन सा वंश आता है आरंग से। आरंग से राजर्षि तुल्य वंश। ये कौन सी शताब्दी की है? 5वीं से 6वीं शताब्दी की। और इनकी राजधानी आरंग थी, याद रखिएगा। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहला राजवंश होने वाला है ये आरंग। इसके बाद है सिरपुर। सिरपुर से किसकी जानकारी मिलती है? पांडु वंश की। आगे बढ़ते हैं, गरियाबंद। अरे गरियाबंद कैसे लिखा जाए भाई, जगह कम है, कोई बात नहीं। गरियाबंद। गरियाबंद से किस वंश की राजधानी मिलती है? पर्वत
पर्वतधारक वंश, ठीक है। नीचे साइड देखते हैं, बस्तर, बस्तर से है। काकतीय वंश, इसके बाद पुष्करी, पुष्करी बेसिकली पुष्करी, और इधर कौन सा जगह हो जाएगा, कोरापुट, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में है। इन दोनों जगहों से नल वंश की जानकारी मिलती है। नल वंश 4वीं से 12वीं शताब्दी, काकतीय वंश 14वीं से 20वीं शताब्दी है। काकतीय वंश की राजधानी कहाँ है, मंदोता, बस्तर। नल वंश की राजधानी कहाँ है, कोरापुट और पुष्करी, ठीक है। और अंत में देखेंगे कांकेर। कांकेर से किस वंश की शासन की जानकारी मिलती है, सॉरी कांकेर तो ये होगा जी, कांकेर, कांकेर से सोमवंश, है ना। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर, है ना। लिंक में है यूट्यूब के, और आप ऐसे नाम सर्च करके भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पब्लिकेशन, पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर, टेलीग्राम कहता हूँ, सॉरी। तो ये है छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश, है ना। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं क्षेत्रीय राजवंश के उदय के बारे में, है ना, कि कैसे क्षेत्रीय राजवंश का उदय हुआ। उदय के बारे में जानने से पहले हमें इनका कहना चाहिए वंश वृक्ष समझना होगा, है ना। तो ये वंश वृक्ष है भाई दोस्तों, ये बरगद का पेड़, और इसी से हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना, सब क्षेत्रीय राजवंशों को, है ना। आइए जो समझते हैं। ये सब हैंडमेड है दोस्तों, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, बहुत मेहनत किया जाता है आप लोग के लिए, तो इसको बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, है ना। क्षेत्रीय राजवंश, इसमें मुख्यतः दो भागों में हम पहले बांट के देखते हैं। पहला, दक्षिण कोसल के राजवंश, ठीक है, दक्षिण कोसल के राजवंश, और बस्तर के राजवंश, ठीक है। दक्षिण कोसल के राजवंश के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, पहला तो है राजर्षि कुल, राजर्षि तुल्य, राजर्षि तुल्य वंश, है ना। राजर्षि तुल्य वंश, इसके बाद है सरबपुरीय वंश, इसके बाद है पांडु वंश, पांडु वंश के पश्चात बाण वंश, और अंत में फड़ी नागवंश, फड़ी नागवंश, कहाँ से, कवर्धा से, ठीक है। अब पांडु वंश के और 4 भाग हैं, है ना, तो इसका देख लेते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं, सॉरी,
2 3 और एक 4। पांडुवंश है मैकल के पांडुवंश, मैकल के पांडुवंश, दक्षिण कोसल के पांडुवंश, दक्षिण कोसल के पांडुवंश। दोस्तों मेरी आवाज़ यदि स्लो लग रही होगी तो आप लोग 2x पे करके देख सकते हैं, है ना, कोई इश्यू नहीं है। कलिंग के सोमवंश और कांकेर के सोमवंश, है ना, पांडुवंश के 4 भाग और हो गए। बस्तर के राजवंशों की बात करें हम तो बस्तर के राजवंशों को एक दूसरे कलर से ले लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। बस्तर में 3 राजवंश हुए, कौन कौन से देख लेते हैं। नल वंश, छिंदक नागवंश, और तीसरा है काकतीय वंश। ठीक है, ये समझ गए आप लोग, क्षेत्रीय राजवंश का वंश वृक्ष, है ना, इस प्रकार से है ना। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं पहले क्षेत्रीय राजवंश जिसको कहा जाता है राजर्षि तुल्य वंश, है ना, और इसकी शासन अवधि क्या है, 4वीं से 6वीं शताब्दी, है ना, 4वीं से 6वीं शताब्दी। शासनकाल 4वीं से 6वीं शताब्दी। संस्थापक इसके कौन है, इसके संस्थापक हैं सूरा या सूर। सूरा बोलने से आप लोग समझ ही पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ी में किसे कहते हैं। राजधानी थी इनकी आरंग, आरंग। राजमुद्रा क्या थी, राजमुद्रा थी सिंह। उपाधि क्या धारण करते थे, राज्य योगी या राजयोगी, राजयोगी। समकालीन वंश की बात करें, सरबपुरी वंश, सरबपुरी वंश एवं शैल वंश। ठीक है, सरबपुरी वंश एवं शैल वंश। जानकारी के स्रोत आरंग के ताम्रपत्र से, आरंग के ताम्रपत्र से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसकी जानकारी मिलती है, भीमसेन द्वितीय की जानकारी मिलती है, भीमसेन द्वितीय की जानकारी मिलती है। और ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 2023 में एक पेपर में आया था एक क्वेश्चन, तो आप लोग इसको गंभीरता से लीजिएगा। किसकी अधीनता इन्होंने स्वीकार की थी, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि केंद्र में किसी एक का शासन रहता है और उसकी अधीनता जो है क्षेत्रीय राजवंशों ने जो स्वीकार की थी, नहीं तो क्या है उनका क्षेत्र हड़पा जा सकता है ना। तो गुप्त वंश, गुप्त शासकों की जो है अधीनता इन्होंने स्वीकार की, किसने, राजर्षि तुल्य वंश ने, है ना। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। राजर्षि तुल्य वंश की बात करें, अच्छा इसका फोटो भी है हमारे पास, ये राजर्षि तुल्य वंश, ये है राजर्षि तुल्य वंश। ठीक है, राजर्षि तुल्य वंश, शासनकाल इनका 4वीं से 6वीं शताब्दी। संस्थापक थे सूरा या सूर। राजधानी है इनकी आरंग। राजमुद्रा थी सिंह। उपाधि थी इनकी राजयोगी या राजयोगी, राज्य योगी या राजयोगी। समकालीन वंश थे सबपुरी वंश या सरबपुरी वंश या शैल वंश। जानकारी के स्रोत आरंग के ताम्रपत्र से इनकी होने की जानकारी मिलती है और इन्होंने गुप्त शासकों की अधीनता स्वीकार की थी, है ना। उस समय जो भी कहना चाहिए कि तगड़े शासक या फिर केंद्र में जिनका शासन ज़्यादा था तो उन्हीं का शासन होना है, मान के चलिए, है ना, क्योंकि अधिकतर युद्ध तो वही जीतते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आरंग के ताम्रपत्र में जो है भीमसेन द्वितीय का जो है साक्ष्य मिला था और उससे वो क्या बोलना चाहिए कि उसके वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिली। में पहला शासक थे सूरा, दूसरा दयित्व प्रथम,
फिर विभीषण, भीमसेन प्रथम, दयित द्वितीय, भीमसेन द्वितीय, इस प्रकार से, है ना। और इस ताम्रपत्र से पता चलता है कि गुप्त वंश का गुप्त संवाद का प्रयोग जो है इस वंश के राजाओं द्वारा किया जाता था, जो उनके गुप्तों के अधीन होने का प्रमाण है ना। गुप्त संवाद का प्रयोग कर रहे हैं मतलब वो गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, है ना भाई। उस समय तो यही था ना कि अधीनता स्वीकार कर रहे हैं मतलब आपके उनके कैलेंडर का यूज करें, है ना, उनके शासन पद्धति का यूज करें, यही थी अधीनता। उन्हें लगान दें, चालान कहता हूँ, अभी के डेट में वो चालान ही है। आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक सिग्नल मत तोड़िएगा दोस्तों, बहुत चालान आता है ना। पर्वत द्वारक वंश, है ना, इसकी शासन अवधि कब से कब तक है? 5वीं से 6वीं शताब्दी। पांचवीं से 6वीं शताब्दी, ठीक है। कहाँ? देवभोग। देवभोग कहाँ है? गरियाबंद। देवभोग से हीरा भी मिलता है, आप लोग को पता ही है ना। और छत्तीसगढ़ के मिल्क प्रोडक्ट का नाम भी क्या है? देवभोग। ये सहकारी क्या कहना चाहिए, दुग्ध उत्पादन, छत्तीसगढ़ सहकारी राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ कहाँ है? देवभोग में है। जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं? तेरहसिंघा ताम्रपत्र से। तेरहसिंघा ताम्रपत्र से। तेरहसिंघा ताम्रपत्र से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? राजा तुष्टिकर की जानकारी प्राप्त होती है। किसके उपासक थे ये? स्तंभेश्वरी देवी। स्तंभेश्वरी देवी के ये जो है पर्वत द्वारक वंश के शासक इस देवी के उपासक थे। इन्होंने जो है इस वंश के बारे में विशेष तथ्य की बात करें तो सोमन्न राज एवं तुष्टिकर ने द्रोणास्वामी कश्यप गोत्रीय को क्रमशः देवभोग एवं पर्वत द्वारक क्षेत्र जो है दान दिया था, है ना। सोमन्न राज एवं तुष्टिकर ने, है ना, सोमन्न राज तुष्टिकर ने किसको दान में दिया था? द्रोणास्वामी कश्यप को। द्रोणास्वामी कश्यप को जो है देवभोग और पर्वत द्वारक दान में दिया था। शासक, है ना, शासक की बात करें तो इनकी कौस्तुंभेश्वरी देवी राजमाता थी, उसके बाद सोमन्न राज, उसके बाद महाराजा तुष्टिकर। कहाँ से इनकी ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है? तेरहसिंघा ताम्रपत्र से। और अंत में नंदराज बाबा। आगे बढ़ते हैं नल वंश की ओर, है ना। नल वंश के संस्थापक, अच्छा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। पर्वत द्वारक वंश 5वीं से 6वीं शताब्दी, स्थान देवभोग गरियाबंद। जानकारी के स्रोत तेरहसिंघा ताम्रपत्र से, उपासक स्तंभेश्वरी देवी। अब विशेष की बात करें तो सोमन राज और तुष्टिकर ने द्रोणास्वामी कश्यप को देवभोग और पर्वत द्वारक क्षेत्र जो है दान में दिया था। नल वंश की शासन अवधि कब से कब तक है? नल वंश की शासन अवधि है 34 से 12वीं शताब्दी, ठीक है। संस्थापक कौन है इसके? फटाफट देखते हैं। संस्थापक है इसके शिशुक। जानकारी के स्रोत में ये नल वंश के संस्थापक कौन है? शिशुक है। और वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक है इसके वराहराज। अंतिम शासक कौन है? नरेंद्र थबल।
राजधानी इनकी कहाँ थी? राजधानी थी पुष्करी या पुष्करगढ़। प्राचीन राजधानी की बात करें तो कोरापुट थी, कोरापुट। समकालीन शासक कौन थे? समकालीन शासक थे उत्तर में गुप्त वंश और मध्य में वाकाटक वंश, वाकाटक वंश, है ना। राज्य विस्तार की बात करें तो महाराष्ट्र अर्थात विदर्भ, विदर्भ महाराष्ट्र, कांकेर, बस्तर से कहाँ तक? कोरापुट। कोरापुट कहाँ है? उड़ीसा में। मतलब महाराष्ट्र से उड़ीसा तक इनका विस्तार था, कि इनका नल वंश का। इनके बारे में वर्णन जो है वायु पुराण में मिलता है ना। और इनको, इस वंश को जो है वायु पुराण के अनुसार पूरा युगीन माना गया है, पौराणिक नहीं है, पूरा युगीन माना गया है ना। एक युग से पिछले वाले युग, मतलब 2 युगों में तक शासन करने वाला माना गया है ना, पूरा युगीन माना गया है। पतन का कारण क्या है? छिंदक नागवंशीय तथा पांडु वंशीय द्वारा इनका पतन किया गया है ना। छिंदक नागवंशीय और तथा पांडुवंशीय द्वारा, पांडुवंशीय द्वारा। ठीक है जी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नल वंश जो है 4वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इनका शासन काल की जानकारी हमें मिलती है। संस्थापक इसके शिशु, वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वराहराज थे। अंतिम शासक नरेंद्र थबल थे। राजधानी इनकी पुष्करी थी। प्राचीन राजधानी की बात करें तो कोरापुट थी। समकालीन शासक गुप्त थे और वाकाटक थे। राज्य विस्तार की बात करें तो महाराष्ट्र से लेकर कोरापुट तक, और इस बीच में छत्तीसगढ़ में कांकेर और बस्तर। वर्णन इनका जो है वायु पुराण में मिलता है, और वायु पुराण में इनको क्या कहा गया है? पूरा युगीन कहा गया है ना। वायु पुराण में मिलता है, वायु पुराण में इनको क्या कहा गया है? पूरा युगीन कहा गया है। और इनके पतन का कारण जो है छिंदक नागवंशी तथा पांडुवंशी शासकों द्वारा इनका पतन किया गया। जानकारी के स्रोत की बात करते हैं तो जानकारी के स्रोत को हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं। पहला है अभिलेख, अभिलेखों से क्या जानकारी मिलती है। दूसरा है मुद्रा, मुद्रा से इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है। तीसरा है अन्य स्रोत, है ना। मुद्रा में, अभिलेखों में हम बात करें तो अभिलेखों में सबसे इंपॉर्टेंट है एड़ेंगा मातृभांड, एड़ेंगा के अभिलेख, मातृभांड बोलता हूं, मृत भांड, जिससे वराहराज की जानकारी मिलती है। और एड़ेंगा से ही, एड़ेंगा जो कि कोंडा गांव है, 32 स्वर्ण के सिक्के मिले हैं। मुद्रा की बात करते हैं, है ना, मुद्रा की बात करें तब 32 स्वर्ण सिक्के मिले। किसके? वराहराज के 29, भवदत्त वर्मन के 1 और अर्थपति भट्टारक के 2, टोटल 32, है ना। और अन्य स्रोतों की बात करें तो हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में व्याघ्रराज का वर्णन मिलता है ना। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के एहोल प्रशस्ति से मिलता है। लिख ही देता हूं भाई, काहे कंफ्यूजन होगा। प्रयाग प्रशस्ति, एहोल, और पल्लव शासक नंदीवर्धन के उदयेंद्रियम, उदयेंद्रियम ताम्रपत्र से। ठीक है ना। और अभिलेखों की विस्तृत जानकारी आपको बुक में मिलेगी। मैं आपको एक सारांश पढ़ा रहा हूं, सारा चीज पढ़ाता चलूंगा तो टाइम बहुत लगेगा, है ना। कभी जो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा तो उस पर हम विस्तृत जानकारी भी आपको देंगे, ठीक है, क्लासेस के माध्यम से। नल वंश के प्रमुख शासकों के बारे में जान लेते हैं। तो इसके सबसे पहले शासक शिशुक संस्थापक थे, है ना। इसके बाद व्याघ्रराज,
इसके बाद वराहराज, इनके बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही देखेंगे। इसके बाद है भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन के पश्चात अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक हैं। इसके बाद है स्कंद वर्मन। स्कंद वर्मन। दोस्तों कलरफुल इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये याद रखने में आसानी हो। आप लोग पढ़ लीजिएगा, साइंटिफिक रिसर्च है। कलरफुल चीज़ें दिमाग को जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। और इसको मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो ये आपको लगेगा कि अपना ही नोट्स पढ़ रहा हूँ टाइप का, है ना। तो ये आपको जल्दी याद होगा, भरोसा कीजिए, गारंटी के साथ लिख कर ले लीजिए। भीमसेन देव। और लास्ट में कौन है? नरेंद्र थबल, है ना। तो ये नल वंश के प्रमुख शासक हो गए। व्याघ्र राज की बात करें तो समुद्रगुप्त ने जो है दक्षिण अभियान के दौरान व्याघ्र राज को पराजित किया था, है ना, समुद्रगुप्त ने। और शिशुक तो ये संस्थापक ही था, है ना। व्याघ्र राज को हराने के कारण समुद्रगुप्त ने क्या उपाधि धारण की? व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की, है ना। इसके पश्चात वराह राज की बात करें तो जो नल वंश के वास्तविक संस्थापक है वराह राज को माना जाता है। वराह राज को नल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और कोंडा गांव के एडेंगा नामक गांव से 29 स्वर्ण मुद्राएं इन्हीं के प्राप्त हुए हैं, है ना। और इन्होंने, ये प्रथम शासक है जिन्होंने बस्तर क्षेत्र में स्वतंत्र सत्ता का संचालन किया था, है ना। और वाकाटकों का पहला आक्रमण इन्हीं के शासनकाल में नरेंद्र सेन द्वारा किया गया था, है ना। आगे देखते हैं भवदत्त वर्मन के बारे में। भवदत्त वर्मन के बारे में बात करें तो इन्होंने भट्टारक महाराजा की उपाधि जो है धारण की थी। और इनकी पत्नी का नाम था अचाली भट्टारिका, है ना। भवदत्त वर्मन ने गद्दी प्राप्त करने के पश्चात जो है वाकाटक साम्राज्य पर आक्रमण किया और तत्कालीन सम्राट नरेंद्र सेन को परास्त किया और उनकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया, है ना। इनके सिक्के जो है कोंडा गांव के एडेंगा से मिलते हैं, जिस पर श्री भवदत्त राजस्य उत्कीर्ण है ना। इसके पश्चात बढ़ते हैं अर्थपति भट्टारक। जब बोगे कहना चाहिए काटे तो काटे ही मिलेंगे जवाब में, है ना। फिर इनको कोई आके हरा के जाएगा। आगे देखते हैं उपाधि इन्होंने क्या धारण की थी अर्थपति भट्टारक ने। अर्थपति भट्टारक ने जो है मैसूर महासेनापति, सृष्टिराज विभव, पिता नृपति कुलान्वय एवं महाराज भट्टारक की उपाधि धारण की। और इनके समय जो है भवदत्त की मृत्यु के पश्चात वाटकों की तैयारी तेज हो गई और नरेंद्र सेन के पौत्र भीमसेन द्वितीय ने इन पर आक्रमण कर दिया, है ना। नरेंद्र सेन ने किसने आक्रमण किया था? भवदत्त वर्मन ने। अब नरेंद्र सेन का जो है नाती है, पौत्र है पृथ्वीसेन द्वितीय, उसने क्या किसके ऊपर आक्रमण किया? अर्थपति भट्टारक के ऊपर आक्रमण किया, है ना। और इनके 2 स्वर्ण के सिक्के कहाँ से मिलते हैं? एडेंगा के ताम्रपत्र से। जानकारी की स्रोत इनके कहाँ से मिलती है? केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से। आगे बढ़ते हैं स्कंद वर्मन की ओर, जानते हैं। स्कंद वर्मन की बात करें तो स्कंद वर्मन की जानकारी पोड़ागढ़ शिलालेख से मिलती है। और यह नलों का प्रथम शिलालेख है जो इसमें क्या लिखा था? जो विजयी था विजयी है और विजयी रहेगा, ऐसा शिलालेख में लिखा है ना। स्थापत्य की बात करें तो पुष्करिया था पुष्करगढ़ को पोड़ागढ़ के रूप में परिवर्तित किया। और इसने जो है पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, किसने? स्कंद वर्मन ने, है ना। आगे नंदराज है। इनके शासनकाल में वेंगी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम ने नलों पर जो है आक्रमण किया। और स्कंद वर्मन हो गए। इसके बाद जो है बिलासतुंग है। बिलासतुंग के बारे में बात करें तो ये जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और इनके शिलालेख, राजिम शिलालेख से जो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। किसके शिलालेख से? बिलासतुंग के शिलालेख से। बिलासतुंग के शिलालेख से। इसके बाद भीमसेन देव की बात करें तो व्याघ्र राज के बाद लगभग 150 वर्ष तक किसी भी शासक के शासन का कोई प्रमाण नहीं मिलता।
इसके बाद भीमसेन नलवंशीय राजा बने। ये किसके उपासक थे? शैव धर्म के उपासक थे। स्थापत्य इनका भीमपुर नगर इनका एक प्रमुख स्थापत्य है, याद रखिएगा आप लोग। लास्ट और आखिरी शासक है नरेंद्र थबल। नल वंश का अंत पूर्ण रूप से कलचुरियों द्वारा किया गया। कलचुरियों ने इन पर आक्रमण किया और नल वंश का जो है क्या कहना चाहिए, अंत कर दिया, है ना। नल वंशीय स्थापत्य की बात करें तो स्थापत्य को हम दो भागों में बांट कर देखते हैं। अरे यार,